मैं 84 की लड़की हूँ और मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उनका गैंग रेप हुआ था और वो बताती हैं कि जब उनको घसीट के लेकर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि पंजाबी में कहा कि मम्मी मैनू छड़ के ना जाएं। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, ये इट इज़ बिल्ट ओवर दी बॉडीज़ ऑफ माइनॉरिटीज़। जितना मर्जी आइडलिस्ट बन जाएं कहीं पर भी दुनिया में, जो रिलीजन है, जो स्टेट है ना, वो कहीं ना कहीं रिलीजन में बहुत आसानी से आता है और ये दोनों अलग नहीं होते। ये तो तय था कि ये तो अब होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक आर्मी स्टार्टेड फ्लेक्सिंग इट और पोजीशंस ली गए, लोगों को बाहर निकलने का मौका दिया गया। अब इसमें भी दो बयान हैं। जो लोग ला रहे हो पोस्टमार्टम के लिए, दे आर डेड पीपल, राइट? फिर उनके हाथ क्यों बंधे हुए थे? आप यहाँ से ऐलान कर दो कि खालिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को ये मौका हो जाएगा कि वो अंदर आ जाएंगे और पाकिस्तान हमला कर देगा तो आपकी मदद हो जाएगी। इंदिरा जिनसे सलाह ले रही थी वो ज़्यादा भारी पड़ी। हो सकता है, ये तो हो सकता है। और उनके सलाहकारों में आपकी किताब कहती है कि मार्गरेट थैचर भी थी, ब्रिटेन की पीएम। अगर हम खालिस्तान है प्रॉब्लमैटिक है बोलते हैं तो हमें उसी जुबान से बोलना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र भी प्रॉब्लमैटिक है। बाहर से आती हैं लेडी, वो अपने ब्रदर को बोलती हैं कि बाहर ऐसे कत्लेआम शुरू हो गया और वो कह रहा है कि तुम क्या बोल रही हो, हम पक्के कांग्रेस सपोर्टर हैं। तो आपने जो बंदूकें उठाई, जिन्होंने भी उठाई, कि आप रिग्रेट करती हैं इस बात को? तो वो उनमें से कहती हैं किसी भी औरत ने ये नहीं कहा कि वो रिग्रेट करती है। वो 31 अक्टूबर 1984 का दिन था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपॉइंटमेंट्स फिक्स थे। उनमें से एक अपॉइंटमेंट था ब्रिटिश एक्टर के साथ, उनका नाम था पीटर उस्तनोव। पीटर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे इंदिरा गांधी पर और ये एक आयरिश टीवी चैनल के लिए उनका एक प्रोजेक्ट था। इंदिरा ने काफ़ी मशक्क़त के बाद समय दिया था और वो अपने घर से दफ्तर की तरफ जा रही थी। ये सफ़र कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि उनके जो अपने अंगरक्षक थे, बेअंत सिंह जिसे वो एक दशक से जानती थी, और सतवंत सिंह जो हाल ही में अपने घर से लौटे थे, छुट्टियों में गए थे घर पे और लौट आए थे, उन दोनों ने साजिश रची हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या की। सबसे पहले .38 कैलिबर पिस्टल से बेअंत सिंह ने इंदिरा पर 3 गोलियां चलाईं। इंदिरा ज़मीन पर गिर गईं और उसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से 30 की 30 गोलियां इंदिरा पर झोंक दी। इतनी गोलियां शरीर में धंसीं, उसके बाद इंदिरा का बचना नामुमकिन था। हालांकि कोशिशें हुई, एम्बेसडर में डालकर एम्स ले गए वगैरह वगैरह, लेकिन इंदिरा नहीं बची। बेअंत सिंह को मौके पर ही मार गिराया गया। आईटीबीपी के कुछ जवान वहीं थे, उन्होंने गोलियां चलाई थी बेअंत सिंह पर। मगर सतवंत सिंह को 4 साल बाद काफ़ी सुनवाई हुई, उसके बाद फांसी पर लटका दिया गया। मगर इन 4 सालों में और भी बहुत कुछ घटा इंदिरा की हत्या के बाद और सतवंत सिंह की फांसी के बीच में। हिंदुस्तान के कई शहरों में एक हुजूम घर के बाहर निकल आया जो सिखों की जान का प्यासा था। जहां जो मिला उसे बुरी तरह मारा गया। आदमी, औरत, बच्चा, किसी में फर्क नहीं किया गया। गुस्सा था इंदिरा गांधी की हत्या का, लेकिन वो उन पर उतरा जिनका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। मुझे याद आता है हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि किसी भी जंग या किसी भी हिंसा की पीड़ित सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं। 1984 की जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बताया जा चुका है। लेकिन इस दौर में जिन महिलाओं ने बहुत कुछ सहा, जिनके पति चले गए, बच्चे चले गए और उनके साथ भी जाने क्या क्या घटा, उस नज़रिए से काफ़ी कम लिखा गया है। मेरे हाथ में एक किताब है, नाम है द कॉर्स ऑफ 1984। सनम सुतिरथ वजीर इसके लेखक हैं। सनम एडवोकेट हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, दिल्ली में भी रहते हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए ज़ोरदार लड़ाई लड़ते हैं। 1984 के जो एंटी सिख मैसेकर हैं, इस पर बहुत काम किया उन्होंने। हर शहर में गए, पीड़ितों से मिले और दर्ज किया। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स हैं उनकी, एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए उन्होंने लिखी हैं। मगर ये पहली किताब है जो उन्होंने लिखी है उन दंगा पीड़ित सिख महिलाओं के हवाले से। उनकी कहानियां इसमें दर्ज हैं। सनम ने काफ़ी मेहनत की है इस पर, और एक मेहनत और है, मतलब शारीरिक मानसिक मेहनत हम सबको दिखती है, मगर एक मेहनत और है जो ऐसे कामों में करनी पड़ती है। जब किसी पीड़ित से आप मिलते हैं तो वो ज़ख्म जो थोड़े बहुत भर गए हैं उन्हें कुरेदना पड़ता है, क्योंकि आपको उनकी कहानी सुननी है।
जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मैं उस दर्द से गुजर रहा था, और सनम को तो जाहिर है ज़्यादा तकलीफ हुई होगी जब उन पीड़ितों से आप मिले होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनम। थैंक यू। और किताब का नाम है द कॉर्ड्स ऑफ 1984। जितना मुझे मालूम है तो कौर एक उपनाम है जो पंजाब में सिख महिलाएं लगाती हैं, लेकिन चूंकि आपकी किताब का नाम ही इस पर है तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपसे डिकोड करें, क्या सोचकर आपने ये टॉपिक रखा था, टाइटल। कॉर्स ऑफ 1984 एक्चुअली डिस्कशन से आया था। मैं काफ़ी सालों से जब रिसर्च करना शुरू करा तो मैं महिलाओं से या जो इस नरसंहार में जो सर्वाइवर्स हैं, पीड़ित हैं, उन सब परिवारों से मिलता था जाकर। उनमें से एक हैं जिन्होंने पहले कुछ साल मुझसे बिल्कुल बात नहीं करी, और एक दिन मैं जब उसी मोहल्ले में वापस गया किसी और से मिलने के लिए, वो घर पे नहीं थे और बाहर बहुत बारिश हो रही थी। तो इन्होंने देखा ये अपने दरवाजे पे खड़ी थी, ये पहली बार बोली अंदर आ जाओ। तो जब मैं अंदर बैठा तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, तो इन्होंने तब भी बात ना करी। पर उसके कुछ महीने और लगे, जब इन्होंने बात करी तो इन्होंने बोला मैं 84 की लड़की हूँ। तो मुझे उस समय एकदम से स्ट्राइक नहीं करा, कुछ समझ नहीं आया कि क्या मतलब है। पर जब इन्होंने कहा मैं 84 की लड़की हूँ और मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि आप बताइए क्या हुआ है। तो जब आप एकदम से सुनते हैं 84 की लड़कियों, तो पहला आपको लगता है शायद ये 84 में पैदा हुए हैं या इन्होंने देखा है इनके माँ बाप के साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि वो 16-17 साल की थी 1984 में, और उनका गैंगरेप हुआ था। और वो बताती हैं कि जब उनको घसीट के लेकर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि पंजाबी में कहा कि मम्मी मैनू छड़ के ना जाई। सो दैट स्टक विद मी। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, वो ऐसी बहुत सी और महिलाओं की कहानी थी। जो हम कहते हैं कि 31 से 3 नवंबर तक की बात करते हैं, बट 31 से 10 नवंबर 1984 तक तो हुआ, पर उसके बाद जो 40 साल उनके साथ और हुआ, ये सब उन महिलाओं की कहानी है। तो मेरी तरफ से उन सब महिलाओं की, जो पता नहीं वो कहाँ से ये ताकत लाती हैं, तो एक जिससे आप कहते हैं कि मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है, इसलिए द कॉर्ड्स ऑफ 1984, ताकि हम उन सब सिख औरतों का बारे में बता सकें कि उनके साथ पिछले 40 साल में क्या हुआ और उस दौरान क्या हुआ, और कैसे हर दिन उनके लिए एक नई जंग होती है, और उनका 84 आज तक ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए कॉर्ड्स ऑफ 1984। ये कहानियाँ मैं आपसे सुनूंगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो आपने दर्ज किए उसमें से कुछ आप ज़रूर बताएं, लेकिन थोड़ा सा पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं, जो उसका बैकग्राउंड है। आपकी किताब भी शुरू जो होती है वो शुरू होती है ऑपरेशन ब्लू स्टार से। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार से भी पहले एक कहानी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा विस्तार में ज़्यादा जाएं, लेकिन फिर भी इस पॉडकास्ट को मुकम्मल होने में ज़रूरी है कि आप यहाँ से शुरू करें तो थोड़ा आसानी होगी सुनने वालों को। कई लोग तो शायद पहली बार जान रहे हैं उस सब के बारे में। हुआ क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार तक पहुंचा कैसे देश? राइट। तो पंजाब में कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स के लिए एजिटेशन हो रहा था, और वो एजिटेशन बढ़ते बढ़ते एक डॉक्यूमेंट का फॉर्म लेता है, जिसे अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन कहा जाता है, कि अकाली दल का एक मैनिफेस्टो जो उन्होंने तैयार किया कि ये पंजाब की तरफ से कुछ डिमांड्स हैं। और फिर उन डिमांड्स को लेकर अकाली दल और कांग्रेस में आप मानिए जैसे जंग छिड़ गई। अकाली दल उन डिमांड्स को मनवाना चाहती थी और कांग्रेस उन डिमांड्स के फेवर में नहीं थी, और काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी बैकडोर मीटिंग्स हुई, काफ़ी जिन मीटिंग्स के बारे में बहुत बार नहीं भी बोला जाता। पर हैरानी की बात ये है कि जिस मुद्दे को सालों साल लग गए, अचानक से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन हो जाता है। तो ये हैरानी करने वाली बात है कि उसमें वही सब था जो मांगा गया था। ऑलमोस्ट वही सब। दो चार बात अगर आप बता सकें जिस पर कांग्रेस अड़ी हुई थी कि ये नहीं मानेंगे, उस वक्त का केंद्र। ऐसे मतलब एक इशू नहीं था वो, ऐसे होता था कि आप एक मुद्दा लेकर जाते हैं तो आप एक बार कह देते हैं ये करेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कि आप कई बार तो आप अग्रीमेंट पे पहुंच जाते थे कि हाँ ये होगा, जो और पॉलिटिकल डिमांड्स थी जो वो चीज़ें कह रहे थे कि ये होंगी। और उसके बाद क्या होता था, फिर एक नई मीटिंग बुलाई जाती थी, सिखों के बारे में था, मोस्टली
मोस्टली पंजाब के बारे में था, सिखों के पंजाब बारे के में बारे था, में, सिखों के बारे में था। और अकाली दल क्योंकि रिप्रेजेंट करती है पंजाब में, बहुत बहुत सिख पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो उनकी तरफ से डिमांड्स ठीक आई है। थी। बाद में फिर ये SYL का इशू, जो पानी का इशू, मुद्दा भी बन गया। और फिर अकाली दल ने जब 1984 में कहा कि पंजाब से फूड ग्रेन्स बाहर नहीं जाएंगे, तो वो बढ़ते 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 बात बहुत बढ़ गई। पर ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही थी। बात सोचने की ये है कि और दुनिया में मुझे लगता है ऐसा कौन सा मुद्दा है जो टेबल पर ख़त्म नहीं होता। आप लड़ते भी हैं, आप जंग भी करते हैं, पर आना आपको टेबल पर ही पड़ता है। और जब ये चल रहा था तो पंजाब में सरकार कांग्रेस की ही थी और केंद्र में भी। पंजाब हैज़ बीन अ स्टेट जहाँ पर फॉर द लॉन्गेस्ट यू हैड द प्रेजिडेंट्स रूल। और जब ये सब हो रहा था तो बीच में कुछ समय ऐसा था कि अकाली दल की सरकार थी। शुरुआत तो वहीं से हुई कि अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की एक इकलौती पार्टी थी, और सडनली एक साउथ इंडिया में पार्टी आ जाती है जो उनको चैलेंज करती है, और एक पंजाब से पार्टी आ जाती है जो वो उनको चैलेंज करती है, और सीट्स निकलती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत तो वहाँ और से भी अकाली हुई। चूंकि थोड़ा सा रिलीजियस आइडेंटिटी को भी आगे रखते थे, तो यहाँ से कुछ ऐसी मांग की शुरुआत हुई जो कांग्रेस को उस वक्त पसंद नहीं आई। ये बहुत बार मैं सुन चुका हूँ कि पता क्या होता है, जो माइनॉरिटी है ना, हम बहुत बार बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये जो डिक्टम है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, मगर हम एक बात को भूल जाते हैं कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, ये इट इज़ बिल्ट ओवर द बॉडीज ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी पर किसी भी बात का इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, और किसी भी जगह पर मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के खिलाफ करना भी बहुत आसान है। और उसमें क्या, उसमें दो एक्टर होते हैं, एक स्टेट एक्टर होता है, एक नॉन स्टेट एक्टर होता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि जो स्टेट एक्टर है ना, उसके डिस्पोजल पे सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो कुछ भी कर सकती है। स्टेट किसी भी टाइम भी आपको बोल सकती है कि ये फिक्टिशियस एनिमी प्रॉप अप कर सकती है। कल को स्टेट मुझे भी कह सकती है कि ये भैया जो तुमने किताब लिखी है, ये खराब किताब है और ये भारत का दुश्मन है। तो ये, और स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज, उसको करना स्टेट के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। तो आपने एक फिक्टिशियस एनिमीज बना दिए हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, फिर आपने उसको ये भी कह दिया कि हाँ इसमें पूरा रिलीजियस एंगल था। तो अगर आई वुड नॉट डिनाई कि उसमें रिलीजियस एंगल नहीं था, बट आप देखें कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत पॉलिटिकल थी, कोई भी पॉलिटिकल डिमांड्स थी। एंड ऑल्सो आई बिलीव दैट हम जितना मर्जी आइडलिस्ट बन जाएं कहीं पर भी दुनिया में, जो रिलीजन है, जो स्टेट है ना, वो कहीं ना कहीं रिलीजन में बहुत आसानी से आता है, और ये दोनों अलग नहीं होते। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब जगहों पर कि स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक। और दैट आई थिंक दैट बिकेम अ बॉइलिंग पॉट। फिर जिसमें, जैसे आप पहले भी जब हमारी बात हो रही थी, आप बात कर रहे थे, उसमें फिर सब पार्टीज शामिल हो गई। फिर पंजाब का माहौल ऐसा बन गया कि उसमें मल्टीपल पावर क्लेमेंट्स आ गए, और सबको पावर चाहिए, चाहे कि कांग्रेस के अंदर अपना क्या हो रहा है, अकाली दल के अंदर अपना क्या हो रहा है। तो ये सारी पार्टियां आपस में तो लड़ रही थी, एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, पर ये इंटरनली भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्यों? एक बिकेम अ प्लेस कि जहां पर इट्स अ टग ऑफ वॉर सबके बीच में, और किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है स्टेट के अंदर। ठीक है। So that's how I think it all the chaos was built up. और उसके बाद फिर जून के वो 6 दिन तो हम सब जानते हैं क्या हुआ। नहीं, मैं थोड़ा सा और कड़ी जोड़ूंगा। कुछ बातें आपने बहुत इसमें ऐसी कही हैं जो अभी भी चल रही हैं, वैसे तो है ना, देश में और बहुत देशों में, लगभग हर देश में ये सब होता ही है। और हमारे यहाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करना आज भी मुश्किल है, और तब भी रहा ही होगा। फिर क्या हुआ? अकाली की मांग थी, कांग्रेस भी उसमें शामिल हुई। कांग्रेस में सीएम दरबारा सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह को निकाल कर केंद्र में ले आया गया था। लेकिन इस बीच भिंडरावाले का उदय हो गया। यहाँ मैं अब भिंडरावाले क्योंकि सीन में आ गए और आगे जाके वो मुख्य पात्र हैं, तो मैं समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने इतना काम किया, कि उन्हें बड़ा बनाने में इन तीनों चारों पक्षों में से किसका सबसे ज़्यादा रोल था?
अगेन मैं इसमें भी ये बात बोलना चाहूँगा कि फिर से जो वैसे मैंने आपको कहा ना कि प्रॉप अप कर देते हैं, फिक्टिशियस एनिमी बना दिया हमने, और स्टेट के पास इतना रिसोर्स होता है कि स्टेट जो भी बात बोलेगी वो मानी जाएगी। अब दूरदर्शन पे मैं एक बात चला रहा हूँ, एक टेलीविज़न मीडियम है कि ये हो रहा है, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उसी बात को मानेंगे। मैं स्टेज पर चढ़कर कोई बात बोल रहा हूँ, बड़ा नेता बोल रहा हूँ, उस बात को ये बात मानेंगे। एक रिलीजियस लीडर था, वो ही वॉज वर्किंग टूवर्ड्स द रिलीजियस इशूज़, और फिर यू हैव पुश्ड हिम टू द वॉल, राइट, यू हैव पुश्ड हिम टू द वॉल, और फिर आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं उनके बारे में। फिर तो आप किसी के बारे में भी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। आप मेरे बारे में भी स्टोरी बना सकते हैं कि मैंने आपको एड किया, आपने मेरे को प्रोटेक्ट किया, आपने मुझे बड़ा बना दिया। बट ही हैड अ फॉलोइंग, ही हैड अ मैस फॉलोइंग, पीपल वर फॉलोअर्स ऑफ संजय जरनैल सिंह भिंडरानवाले, and he was initially, I would say that it all started as a religious leader, and then we all know what happened. Then when people were picked up from Punjab, and of course अगर हम खालरा की भी बात करेंगे जिनकी लेगेसी बाद में आई और आज तक वो केसेस ऑन हैं, तो पंजाब हिस्टोरिकली हैज़ अ रिकॉर्ड कि कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे थे, कैसे स्टेट किसी को भी निशाना बना रही थी। एंड और दुनिया में एक चीज़ और बड़ी आम है कि क्या होता है कि जब आपके सिटीजन्स या आपके यंग लोग एंग्री होते हैं ना, और वो गुस्से में कोई चीज़ करते हैं, तो कभी भी स्टेट का रिस्पांस ऐसा नहीं होता कि ये हमारे अपने लोग हैं, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक। स्टेट का पहला रिस्पांस होता है क्रैकडाउन लाने का, और उस क्रैकडाउन में क्या होता है, आपको जस्टिफाई भी करना है। तो क्रैकडाउन को जस्टिफाई करने के लिए आप किसी को भी कुछ भी बना देते हैं, तो उस तरह आप किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देंगे। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार से 10, 15, 20, 30 दिन पहले अमृतसर में क्या घट रहा था? अमृतसर वॉज लाइक अ गैरिसन, कि अमृतसर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सबकी तलाशियां हो रही हैं। मैंने किताब पे भी लिखा कि राजबीर कौर जी जब अपने पति को ढूंढती हुई अमृतसर पहुंची हैं, तो वो भी परेशान हो गई कि ये अमृतसर में क्या हो रहा है, कि बस से उतरते ही आदमी अलग हो रहे हैं, औरतें अलग हो रही हैं, इनकी तलाशी ली जा रही है। और अमृतसर में सिक्योरिटी कॉर्डन्स बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर बीएसएफ की प्रेजेंस है, वहाँ पर कुछ जगहों पर आर्मी की प्रेजेंस है, वहाँ पर ऑफ कोर्स पुलिस की प्रेजेंस तो है ही है। और मैं ये कहते हुए ना, इस बात को भी मैं किसी भी तरह से वायलेंस को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल ऐसा था कि आपको लगता था कि, और जो लोग उस टाइम वहाँ पर थे उन लोगों ने बोला कि माहौल ऐसा था कि हमें जो सिर्फ यात्री थे, दरबार साहब आ रहे थे रेगुलर, वो कह रहे थे कि हम डरना शुरू हो गए थे एक पॉइंट के बाद कि ये तो खौफ का माहौल है, कि अगर आप पंजाब बहुत छोटा स्टेट है और उस स्टेट में इतनी आपने पुलिस और आर्मी की प्रेजेंस और पैल्पेबल प्रेजेंस, जो कि फिर काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ पर रही भी, तो माहौल एक डर का माहौल तो था ही। आगे पीछे के काफ़ी लोग थे जो दरबार साहब की तरफ रहते थे, उन लोगों के लिए भी परेशानी का कारण था कि हो क्या रहा है। और फिर उसके बाद वो इंटरनल जो स्ट्राइफ है वो भी ऑन था, और आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ थी वो भी चल रही थी। फिर अचानक हम सबको मालूम है कि 2 जून को जब मिसेस गांधी आकर ब्रॉडकास्ट करती हैं, और वो पहले तो कहती हैं कि मैं सभी पंजाबियों से वो एक दरख्वास्त करती हैं कि पीस बनाएं और जो एग्रीमेंट सरकार दे रही है उसको मान लें। अब वो एक सवाल उठाती है बात बहुत बड़ी कि अगर आप पीस और समझौते की बात कर रहे हैं, तो अगला ही ब्रॉडकास्ट उसके बाद होता है कि पंजाब में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एड करने के लिए फौज को बुला लिए। तो अब ये कैसा पीस का सोल्यूशन है कि आप यहाँ तो बोलते हैं कि पीस चाहिए आपको, एग्रीमेंट है सब, और दूसरी तरफ आप वो बुला लेते हैं। तो दिस पोजेज अ क्वेश्चन, दिस पोजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये क्यों हुआ है ऐसा। क्या ऐसा था कि इंदिरा गांधी और वो पक्ष जो उस वक्त स्वर्ण मंदिर में थे, उनके बीच में बातचीत चल रही थी, शायद कोई हल निकल आता, लेकिन इंदिरा जिनसे सलाह ले रही थी वो ज़्यादा भारी पड़ी? हो सकता है, ये तो हो सकता है। और उनके सलाहकारों में आपकी किताब कहती है कि मार्गरेट थैचर भी थी, ब्रिटेन की पीएम। राइट, वो रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, कुछ साल हो गए रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने बताया कि कैसे स्पेशल ऑफिसर्स वहाँ से आया, पूरा रिकॉनेसेंस हुआ, रेकी करा कि क्या इलाके को देखा, और उसके बाद एक जो उनके एडवाइज़र हुआ करते थे उस समय, जो कि RAW के फाउंडर भी थे, आर्यन काओ, एक ऑपरेशन की तैयारी की गई थी कि ऑपरेशन करेंगे, जिसको उस समय इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कैजुअलिटी का जानकर। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने इतने मास स्केल पर एक ऑपरेशन अलाउ कर दिया, और
और दूसरी बात ये है कि इसके बाद जैसे आपने अभी बोला कि सलाहकार, तो वो आप इट्स सच अ थिंग दैट टू डिफाइन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इट कि आपके सलाहकार ने आपको क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि ना तो कुछ मीटिंग मिनट्स हैं उस बात के, और ना ही आज तक ये पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर किसने दिया था। तो आप उस बात को बताना बहुत मुश्किल है। पर ऑफ कोर्स ऐसा होता है, सब जगह होता है। एक छोटी सी बात है, एक छोटे से दफ्तर में होता है, आप अपने बॉस से मिलने जाते हैं, जूनियर आता है, मैनेजर से क्या बात करनी है वो सब बात करके जाते हैं। मैं पढ़ रहा था, आपने लिखा भी है कि बाकायदा एसएस ऑफिसर ब्रिटेन से आया, उसने गोल्डन टेम्पल विजिट किया और रामेश्वर नाथकाव उनके साथ ही थे। और उन्होंने पूरा घूमा, कुछ तो पक रहा था और वो समझना चाह रहे थे कि अगर कोई ऑपरेशन होता है तो कैसे किया जाए। ब्लू स्टार से पहले भी किसी तरह की कोई ऑपरेशन की बात थी क्या? सनडाउन की, ऑपरेशन सनडाउन की बात थी। ऑपरेशन सनडाउन में ये कहा गया था कि सन जर्नैल सिंह भिंडरवालों को जहाँ पर वो हैं वहाँ से पैराट्रूपर की मदद से निकाला जाएगा वहाँ पर। बट जब कैजुअलिटी की बात आई, और इसका प्रैक्टिस हुआ था बकायदा, मैंने जगह का नाम भी लिखा है, तो वो सरसावा लिखा आपने, राइट, सहारनपुर के पास, राइट। तो मगर मिसेस गांधी को जब उन्होंने कैजुअलिटी का पूछा तो कैजुअलिटी का सुनकर उन्होंने कहा दिस इज नॉट हैपनिंग। दैट इज व्हाट इज माइंड बॉगलिंग, कि अगर वो वहां पर कैजुअलिटी को लेकर कह रही थी कि इट इज माइंड बॉगलिंग, तो फिर अचानक क्या हुआ कि फिर अचानक क्या हुआ कि इतने बड़े ऑपरेशन की आपने परमिशन दे दी। अब आई मीन आपने, अब कागजी तौर पे तो हमारे पास कोई सबूत नहीं, बट पार्टी तो वही थी। अच्छा, इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार्स शुरू होता है, क्या हुआ उसमें? क्योंकि आपने बहुत विस्तार में, बहुत बारीकी में कई घटनाएं इसमें लिखी हैं जी। अंदर क्या हो रहा था? बाहर का तो फिर भी दुनिया थोड़ा बहुत देख भी पा रही थी, हालांकि बाहर भी नहीं देख पा रही थी। अभी मैंने पिछले हफ्ते एक पॉडकास्ट किया रघुराय के साथ। रघुराय उस वक्त कवर करने गए थे और रघुराय बताते हैं कि आप आसपास फटक नहीं सकते थे, हालांकि हवा में एक महक थी इस बात की कि ऑपरेशन होगा, एक्शन होने वाला है। किसी को नहीं बताया गया, उसके पहले भनक नहीं पड़ी और अचानक से ऑपरेशन शुरू होता है। और उसके बाद जब वो ख़त्म भी हुआ, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। इनफैक्ट जब लोग जा भी रहे थे श्रद्धालु, उनके पास कोई कैमरा नहीं था, वीडियो नहीं आप फिल्मा सकते थे। और रघुराय ने छोटा सा कैमरा छिपा के वो ले गए और फ़ोटोज़ खींचे। आज वो फ़ोटो काफ़ी चर्चित हैं और शायद वही अकेले सबूत हैं उस वक्त के जो दिखाते हैं कि कितनी तबाही हुई थी। मगर वो तबाही इमारतों की है जो दिख रही है, आपकी किताब बता रही है वो तबाही जो इंसानी है। हुआ क्या अंदर इन 3-4 दिनों में? राइट। तो 2 तारीख को जब वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है तो आमी आ जाती है। उसके बाद मैंने किताब में ओरल हिस्ट्री के ज़रिए जो औरतें उस समय वहाँ प्रेजेंट थी उनसे जानने की कोशिश की। तो वो तो ये भी कहती हैं कि 2 तारीख को भी गोली चली है और फिर 3 को भी गोली चली है। और एक बार जो पहले गोली चली है वो अनप्रोवोक्ड फायर हुआ है, और वो फायर इसलिए किया गया था टू सी कि अंदर कहाँ कहाँ पर पोजीशंस हैं और क्या है अंदर। और इसको आई थिंक ये शायद इसलिए भी किया होगा क्योंकि मेजर जनरल शुभेग सिंह वाज ट्रेनिंग द अदर साइड, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू नो दैट समबडी हु वाज जो मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश वॉर के टाइम पर बहुत प्रोमिनेंट थे, वो अगर इन्वॉल्व हैं तो टेक्निक तो होगी अंदर। तो टेक्निक देखने हाँ, मतलब के लिए कुछ लोगों को नहीं पता हो तो उनके लिए बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति अंदर ऐसा भी मौजूद था जिसने मुक्ति वाहिनी से ना बांग्लादेश को जिसने आज़ाद कराया उसे ट्रेन किया था। तो वो अंदर जो बैठे थे लोग हथियार लेकर, उन्हें ट्रेनिंग दे चुके थे। इतना तो मानते हैं लोग कि किस तरह छिप के आप हमला कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। तो मुकाबला जो है भले ही बराबरी का ना रहा हो, लेकिन इतना तो तय था कि अंदर बैठे लोग भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, वो भी समझ रहे थे बिल्कुल कि हमला होगा तो हमें क्या करना है, जानते थे। और उसके साथ में मुझे लगता है कि काफ़ी किताबों में, इनफैक्ट आई थिंक रिसेंट में एक फॉर्मर जनरल की किताब पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि हम लोग इतने मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग को लगा था हम आएंगे और कुछ घंटों का ऑपरेशन होगा और हम निकल लेंगे, पर ये नहीं सोचा था कि मुकाबला इतना कड़ा हो खिंच गया वो। हाँ। अब इसमें ये भी लाइक आई सेड अर्लियर कि देयर वाज आल्सो एंगर इन्वॉल्व्ड, एंड आपने एक कम्युनिटी को पुश कर दिया वॉल के साथ। और फिर 2 तारीख को जब ये हो जाता है तो 2 तारीख को गोली चलती है। तो 2 तारीख को जब गोली चलती है अंदर, तो उसमें कुछ लोग मरते हैं और वो अनप्रोवोक्ड फायर था।
फिर अच्छा, उसमें भी लोग मरे थे? हाँ जी, ऑपरेशन से पहले ही? ऑपरेशन से पहले। और उस समय फिर जो एसजीपीसी के मुखी थे जथेदार टोरा, उन्होंने, और जो लोंगोवाल थे अकाली दल के चीफ, उन्होंने भी इन दोनों ने मिसेस गांधी के लिए चिट्ठी लिखी थी तभी भी, और इन्होंने प्रेस स्टेटमेंट भी दिया था कि हिंदुस्तान सेक्युलर होने की बात करता है, तो आज आप एक माइनॉरिटी का जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसको आकर आप लोग कैसे अटैक कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा फिर वी ऑल्सो गिव कॉल टू आवर पीपल कि अब ये इनकी भी ड्यूटी है कि आओ फिर अब तुम इसको प्रोटेक्ट करो। और उसके बाद जो चीफ प्रीस्ट थे फ्रॉम हरमंदर साहब, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए। उसके साथ कुलबीर कौर जो उसी दिन वहाँ पहुँचती हैं, तो वो भी कहती हैं कि जब गोली चलनी शुरू हुई 12 बजे के करीब में, तो कुछ गोलियाँ, वो कहती हैं हम अपने जहाँ सराय में वो रह रही थी, उन्होंने कहा हम वहाँ रुक गए, पर घंटा डेढ़ के बाद जब गोली चलना बंद हो गई तो हमने कहा कि नहीं, अब हम भी अंदर जाके देखेंगे तो क्या हुआ है। तो कुलबीर कहती हैं कि जब वो अंदर गई हैं तो उन्होंने एक बेबी फीडर खून में लिपटा हुआ देखा, और वो कहती हैं कि आज तक वो पिक्चर मेरे दिमाग से निकल नहीं पाई। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे वो बेबी फीडर खून में लिपटा हुआ दिखता है। अब इसके बाद तो तय था कि जो अटैक है वो तो होना ही होना है। नहीं, इन दोनों लोगों ने जिनके आपने नाम बताया, लोंगोवाल साहब और टोरा साहब, है ना, उन्होंने भिंडरावाले को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाया? उसी में आ रहा था मैं। हाँ, सॉरी। तो जो टोरा साहब हैं वो मिलने गए थे अंदर उनसे, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हम मुकाबला करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था। तो जब ये वापस आए तो फिर ये बात तो तय थी अब कि अटैक होगा। पर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शायद पॉलिटिकल पार्टी अपनी डिमांड्स, या मतलब सोच रहा हूँ मैं एक तरफ से कि हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर अगर सरकार से बात करना चाहता, या कोई और अंदर से सरकार से बात करना चाहता, या कोई भी, सारी फ़ोन लाइंस काट दी गई थी, पानी बिजली काट दिया गया था। तो मतलब कि अगर अकाली दल, हम सोचें कि रीच आउट भी करना चाहते, तो वो कैसे रीच आउट करते सेंटर को? जब आत्मसमर्पण के लिए बात करने गए थे तब तक बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी जो भी था, पानी था। अच्छा, उस फोन लाइंस भी थी? फोन लाइंस भी थी। उसके बाद फोन लाइंस वगैरह सब कट गई। तो हो सकता है यही सोचा हो कि एक बार आखिरी बार बात कर लें, और नहीं है तो फिर ऑपरेशन होगा। नहीं, मगर आप इसमें ये बात समझिए ना कि एक देयर इज अ पार्टी राइट हु इज लीडिंग दिस। वो पार्टी का प्रेसिडेंट, या किसी भी सिचुएशन में अगर आप तक कोई बात पहुंचानी है तो कैसे बात होगी? और ये तो ऐसा नहीं है ना कि ये सरकार का अटेम्प्ट नहीं था, ये तो जथेदार टोरा का अपना अटेम्प्ट था। वो गए थे, ऐसा नहीं कि सरकार ने कहा था कि आप जाइए और आप उनसे बात कीजिए। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो सरकार की तरफ से गए थे। बहरहाल जिसकी भी तरफ से गए हों, अगर वहाँ रक्तपात रोकना था तो कोई तो होता जो बात करता, मनाता, कहता, सुनता। और सरकार की तरफ भी ऐसे लोग जरूरी थे और उधर भी। फिर जब वो आए वापस तो अब ये तो तय था कि ये तो अब होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक आर्मी स्टार्टेड फ्लेक्सिंग इट, और पोजीशंस लिए गए, लोगों को बाहर निकलने का मौका दिया गया। अब इसमें भी दो बयान हैं। वो लोग कहते हैं कि जो स्टेट का बयान है, स्टेट कहता है कि हमने लाउड स्पीकर्स पर बोला लोगों को बाहर आ जाने के लिए, और जो लोग अंदर हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं जो स्पीकर आया बाद में आया और वो बहुत दूर था, आप अंदर उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकते थे। अच्छा, अंदर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। अंदर कितने लोग थे? अंदर अब गिनती अलग लोगों की अलग अलग गिनती है, बट अगर आप स्वीपर्स की बात सुने तो जिस हिसाब से वो बताते हैं कि जितने वो ट्रक्स भरकर वो अगर लाशें लेकर गए हैं, तो वो नंबर तो बहुत अलग है जो नंबर वो बताते हैं। और ऐसे ही जो ये नंबर बताते हैं, ये 100, 150, 200 नंबर होता है जो सरकारी नंबर होते हैं, पर सरकारी नंबर में कितनी असलियत होती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इतने सारे लोग अंदर थे, इनके परिजन बाहर नहीं इकट्ठे हो सके? आप कैसे आते जब कर्फ्यू था? पंजाब में कर्फ्यू था, पंजाब सील था, और अजनाला में फायरिंग हुई जब ऑपरेशन ब्लू स्टार का लोगों को पता चल गया कि हमारे टेम्परल सीट पर अटैक कर दिया गया है, हमारे लिए सबसे हाँ। अच्छा, स्वर्ण मंदिर के अलावा भी और गुरुद्वारों की इस तरह की कोई घेराबंदी हो रही थी?
ऐसा हाँ, कुछ दुख निवारण साहब पटियाला, और साथ में ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ साथ मैंने जिक्र भी किया किताब में, वुडरोज की शुरुआत भी कर दी गई थी। वुडरोज का था कि गांव खेड़े के इलाके में अगर कोई आपको ऐसी मूवमेंट दिखती है तो उसको वहीं आपने रोकना है। जैसे गुरुद्वारा दुख निवारण साहब जो पटियाला में है, वहाँ पर अटैक हुआ, वहाँ पर किलिंग्स हुई, और ऐसे 37 और गुरुद्वारे हैं पंजाब में जहाँ पर एक ही टाइम पर, उस टाइम पर जिन पर अटैक्स हुए, घेराबंदी की कौन गई। कर रहा था अटैक? Of course, army was trying to get people out कि हुआ these की अमृतसर के अलावा और जगहों पर भी और सशस्त्र जगहों बल पे थे? भी, और जगहों पर भी थे। ओके, तो they were trying to get ठीक। them out. तो अंदर लोग थे, लोगों को बाहर निकलने का ये आरोप है, मौका नहीं मिला, और सरकार का कहना है हमने दिया था। अब सरकार तो ऑब्वियस बोलेगी, सरकार ठीक है। तो हमेशा कहती है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 4 और 5 को फिर से फायरिंग इंटेंसिफाई हुई। फायरिंग इंटेंसिफाई और रामगढ़िया बुंगा जो 2 वॉच टावर्स हैं, 18th सेंचुरी वॉच टावर्स हैं, वो गिराए जाते हैं। ठीक है, और जब फायरिंग इंटेंसिफाई होती है, प्रेशर बढ़ता है, तो उस दौरान आगे पीछे के जो इलाकों के घर हैं, ये आई थिंक 5 की रात को 6 की सुबह की बात है, उन घरों को बोला जाता है खाली करने के लिए, जब अंदर लाया जाता है दैट टू स्केयर Sanjay Nail Singh Bhindranwala and the other people कि अब आर्मी was also, I mean, in a sense that they were also having a heavy casualty, उनका भी काफ़ी जान माल का नुकसान हो रहा था। तो जब टैंकर्स अंदर लाए जाते हैं तो आर्मी को भी काफ़ी सरप्राइज हुआ। दे थॉट दैट अंदर इतना एमिनेशन कैसे था। तो एक देयर वाज अ शॉट जो एक टैंक पर किया गया अंदर से, और उसके बाद देन देव गॉट विजयंता जो दूसरा टैंक या सीढ़ी तोड़कर विजयंता को अंदर लेकर जाया जो गया, ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता जी, था। जी बिल्कुल। और साथ ही में जो आगे पीछे के लोग थे उनको भी बोला गया कि अपने घरों को खाली कर दीजिए, पर वो बहुत लेट समय पर बोला गया। जिसमें मैंने एक कहानी बताई कि एक औरत रिफ्यूजी परिवार से थी, तो उनको पता था कि आप जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो अगर आपके पास पैसे ना हो तो बहुत मुश्किल है। तो उनकी पूरा परिवार नीचे से चला गया, तो घर से बाहर अपने कज़न्स के पास कहीं दूर। इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी बहन का घर है पास में, मगर ये क्योंकि छत जुड़े हुए थे सारे, तो ये वहाँ छत से चली जाएंगी। तो बाद में इनकी डेड बॉडी मिली है। इनका जो ये लेकर आई थी गोल्ड और थोड़े पैसे, वो इनके पास ही थे, बट he was of course not alive. She was of course not alive. तो वो that actually is also very lasting figure कि आपको पता है कि आप 1947 से निकल कर आया ना अगर आपका परिवार, तो आपको you have the value इन अ सेंस कि आपको पता है कि ऐसे हालातों में क्या होता है। आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू दो स्टोरीज अपने घर पे अपने बड़ों से कि जब वो 47 में वहाँ से आए थे तो उनके क्या हालात थे और आगे पीछे के क्या हालात थे। तो शायद मुझे लगता है वो डर था उनको भी कि ये घर छोड़ा तो वापस आ नहीं पाएंगे, या अगर हम ऐसे ही छोड़कर चले गए तो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हाथ में कुछ मुझे नहीं लगता है सबसे बड़ा डर शायद ये है कि क्या पता अब इधर वापस आना हो ना हो, जो है वो तो लेके निकलो। तो अपने हाथ में सोना और पैसा जो लेके निकले, थोड़े बहुत पैसे होंगे वो लेकर वो निकल गई और उनका वहाँ पर ऑफ कोर्स। ठीक। और उसके बाद आई हैव रेड दिस इन आई हैव रिटन दिस इन द बुक आल्सो कि उसके बाद वो होता है कि शायद जिसके लिए जनरल बरार को शायद इतिहास कभी माफ़ ना करे, जो गोले दागे गए अकाल तख्त के ऊपर, और उसी स्ट्रक्चर में जब अकाल तख्त साहब काफ़ी हद तक ढह जाते हैं एंड देन वी ऑल्सो हम सबको पता है कि फिर उसी में संजय नैल सिंह भिंडरनवाला, अमरीक सिंह एंड थाड़ा सिंह दे ऑल डाइड। जो उनके करीबी थे साथ में ही, हाँ, उनकी वहाँ मौत हो गई। लेकिन आम लोग जो हैं उनका क्या, वो कहाँ थे? आम लोग अलग अलग जगहों पर थे, अंदर ही थे, कुछ कमरों में थे। हाँ, कुछ कमरों में थे। क्योंकि आपने उन लोगों से बात की है ना जो वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, जी, वो आम लोग। तो मैं उनके नजरिए समझना चाह रहा हूँ तो आम पर्सनल कहानी क्या, किस पर क्या घट रही थी। राइट। सो आम लोग आई मीन सिर्फ अंदर दरबार साहब के अंदर नहीं थे। आम लोग आपकी जितनी सराएं थी उनमें भी सराएं भरी पड़ी थी, लोग थे वो बहुत, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी का मार्टरडम डे था 3 को, तो बहुत जो संगत है वो कॉन्स्टेंटली आ रही थी। ये एक अलग सवाल उठाता है कि अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन डिसाइडेड था तो आपने पहले ही क्यों नहीं कर्फ्यू लगा दिया, आपने लोगों को आने ही क्यों दिया।
तो वो संगत भी थी अंदर। और इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जैसे कुलबीर कौर है, कुलबीर कौर कहती हैं कि वो अपना हार्वेस्ट लेकर गई थी, वो तरबूज उगे थे, वो बड़ा नॉर्मल एक काम है कि लंगर में लोग लेकर जाते हैं, तो कुलबीर वो लेकर गई थी। उसके बाद राजवीर जो हैं वो गई थी अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, वो घर नहीं आ रहे थे। और फिर उसके अलावा एक एमएलए हुआ करते थे गुरनाम सिंह, उनके दो बेटे अपनी किसी को मन्नत को पूरी हुई थी उनकी, तो वो उसके बाद उसके लिए गए थे। और ऐसे हज़ारों लोग थे जो अंदर ही रह गए, वो अंदर ही रह गए फिर, क्योंकि आपको वापस तो कोई जाने नहीं दे रहा, अटैक शुरू हो चुका है। और स्कूल के बच्चे भी थे जो पोंटा साहब से आए हुए थे, वो बच्चे भी अंदर थे। ऐसे बहुत लोग थे जो अंदर रह गए। और फिर सराय में भी बहुत कुछ हुआ, क्योंकि पानी खाने की व्यवस्था तो थी नहीं। और फिर वहाँ पर मंजीत सिंह तरनतारनी है जो प्रेस सेक्रेटरी थे एचएस लोंगोवाल के, वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि एक बच्चे की डेड बॉडी उसके पेरेंट के ऊपर, और वो कहते हैं कि वो भी सीन उनको उनके दिमाग से आज तक निकल नहीं पाया। और सराय में भी डर का माहौल था। उसके बाद ये लीडर्स को एपीसी वैन में बिठा कर ले गए, टोडा को, लोंगोवाल साहब को। जब ऑपरेशन खत्म होता है तो अंदर घुसे, हाँ, तलाशियां ली और लीडर्स को लेके गए। उनके साथ भी बदसलूकी हुई, जो मैंने किताब में भी लिखा है कि जब उन्होंने सिगरेट पीने से या किसी और चीज़ से मना करा तो उनके साथ भी अंदर बदसलूकी हुई। तो उसके बाद मगर जब इन्होंने बताया कि भाई हम एसजीपीसी से हैं, तो इनको मंजीत सिंह तरनतारनी को बोला गया कि आप लिस्टें बनाएं, एसजीपीसी का स्टाफ कौन है, आपके लोग कौन है। तो उन लोगों ने वो लिस्टें बनाई। उसके साथ में जो इनके मुखिया थे एसजीपीसी के, अकाली दल के, और मंजीत सिंह तरनतारनी और कुछ और लोग थे जिनको वहाँ से फिर आर्मी जो है ले गई। ब्रिगेडियर ओंकार सिंह गोराया, इन्होंने मंजीत सिंह तरनतारनी जी को कहा कि आप लिस्ट बनाइए। और फिर उसके बाद जो बाकी लोग थे उन लोगों को लगा कि हम लोगों का तो कोई अब लेना देना है नहीं इससे, बट वो सारे लोग डिटेन कर लिए गए। और डिटेन करने के बाद काफ़ी देर तक उन लोगों से पूछगिछ जारी रही। और वो बताते हैं कि 3-4 लोग आते थे पर्दे के पीछे से, आपसे सवाल पूछते थे, ओए तेरा नाम ये है, तेरा नाम वो है। और राजवीर तो बताती हैं कि जब वो वहाँ पर थी तो उन्होंने पूरी रात देखा कि लड़कों की आवाज़ें आ रही थी जिनको मारा जा रहा था। महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया, महिलाओं को डिटेन किया गया, बच्चों के साथ डिटेन करा गया। अच्छा। और जहाँ पर लेकर गए थे वहाँ पर कुछ ऐसा इंतज़ाम तो था नहीं, तो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इन लोगों को भी लेकर जाएंगे, इनका तो कोई लेना देना नहीं था। और फिर काफ़ी देर के बाद इन लोगों की बेल वगैरह हुई, तो ये बोला काफ़ी दिन हुए, हाँ काफ़ी टाइम लगा। राजवीर को आई थिंक 3 से 4 महीने लगे, जिसके बाद वो फिर बाहर आई अपने बच्चों के साथ में। अंदर हथियार तो बहुत थे जी। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान और ख़ासकर आईएसआई ने एक लंबे समय तक हथियार दिए, क्योंकि आप भी ये बात तो कह ही रहे थे कि वो आइडिया था नहीं आर्मी को भी, जबकि नज़र इतने दिन से थी कि अंदर इतने हथियार हैं। निकला क्या फिर? क्या मतलब सरकारी रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, इतनी भारी मात्रा में हथियार इतने आधुनिक कैसे पहुंच गए थे? अब इसमें सरकार ने जो वाइट पेपर निकाला है उसमें उन्होंने लिखा है कि कितना हथियार अंदर से बरामद हुआ। अब वो नंबर बहुत बड़ा नंबर है, पर मेरा उस पर एक सवाल ये है कि देश के अंदर हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास हर चीज़ की उपलब्धि है, तो अगर जैसे वो सरकार कहती है कि ट्रक के ट्रक वेपन जा रहे हैं, तो सरकार कहाँ थी? पहला सवाल तो ये है, ठीक है, कि सरकार कहाँ थी। उसके बाद में आई थिंक बाद में आप जस्टिफाई करने के लिए कोई भी नंबर दे सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ कोई होना चाहिए बोलने के लिए, बताने के लिए। आपने तो नंबर दे दिया, दूसरी तरफ तो कोई है नहीं नंबर देने के लिए। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग। हथियार नहीं थे? नहीं, हथियार थे, बिल्कुल थे, बड़ी मात्रा में भी थे, नहीं थे? हथियार थे, काफी मात्रा में थे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितना नंबर सरकार बोल रही है उतना नंबर, चलिए कम भी रहे हों, कहाँ से आए थे, कुछ पता चला, कभी किसी ने बताया? इसके बारे में देखिए ज़्यादा, अब इसमें भी 2 पहलू हैं। जैसे कि अगर आप कुलबीर कौर जी का पढ़ेंगे पार्ट, तो कुलबीर कहती हैं कि जब वो बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ पहुंचती हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए पहले, कौन है? तो कुलबीर कौर भी वहाँ दर्शन करने आई थी। तो जब ब्लू स्टार हो गया, तो उसके बाद जब इन्होंने अपनी घर फ़ोन किया कि मैं घर वापस आना चाहती हूँ, तो इनकी मदर ने मना कर दिया कि आप घर वापस मत आइएगा। इनकी बड़ी बहन जो कि कंवर धामी, जो कि अकाल फेडरेशन के लीडर थे, वो मीडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो इन्वॉल्व थे। और फिर कुलबीर को जब
मना कर दिया उनकी मदर ने कि आपकी जो इनकी सिस्टर प्रेग्नेंट है उसको उठा कर ले गए हैं सिक्योरिटी पर्सनल, तो तुम घर मत आना। तो फिर इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो ये इनके ब्रदर इन लॉ थे कंवर धामी, ये जा रहे थे पाकिस्तान, तो ये कहती है मैं भी चली गई। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने गुरदासपुर में तुलियांवाला के पास से रावी क्रॉस की और ये लोग वहाँ से उधर चले गए। उधर आगे कहते हैं कि उधर जब ये गई, कुलबीर कहती हैं कि उन्हें मालूम नहीं कौन है। पहले तो गांव वाले बड़े हैरान हुए कि पहली बार एक औरत आई है ऐसे। तो कहते जब ये पहुँचे हैं तो कुछ देर बाद वो भी खुद कंफ्यूज हैं। वो कहती हैं कि पता नहीं वो ISI था या नहीं था, मगर उसको एग्जैक्टली पता था कि हमारी क्या, हम किस कमरे में थे, वो किस कमरे में था, या और क्या क्या हो रहा था दरबार साहब के अंदर। तो उन लोगों को जो पाकिस्तान में उनसे मिले, हाँ, उनके बारे में बता रही थी हाँ, कि उनको स्वर्ण मंदिर इन्फॉर्मेशन के अंदर कहाँ क्या कैसे घटा इन्हें मालूम था। हाँ, उन्हें मालूम था। वो कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा। वो बात मालूम थी। अच्छा। तो फिर जब कुलबीर ने अपने उसमें ये बात कहा है। और दूसरा आप क्या सवाल पूछ रहे थे? मैं हथियार पूछ रहा था कि कैसे पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, तो आप उसके बारे में बता रहे थे। हाँ, कुलवीर, तो मतलब हाँ, अब कुलबीर ये कहती हैं। बाकी आई एम श्योर, जैसे मतलब आप, उनका ये मानना है कि ISI या पाकिस्तान में कोई भी रहा हो, उनका संपर्क था ये जरूर, जब वो ये जानते थे कि अंदर क्या क्या घटा। वो बोला उन्होंने कि उनका संपर्क था। कुलबीर कहती हैं कि उनका, और कुलबीर कहती हैं वो भी जान के हैरान हुई हैं इस बात को कि ये इनको कैसे मालूम है, मगर कुलबीर कहती हैं कि उनको पता था। मतलब या तो बातचीत हुई हो किसी के अंदर से वहां, या उनमें से कुछ या लोग उनमें से शायद हो अंदर सकता, थे जिस अंदर वक्त ऑपरेशन चल रहा था। हो सकता है कि, या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बहुत से, ये अब वही बात है ना कि हाइपोथेसिस हम सिर्फ सोच सकते हैं कि क्या नहीं, हुआ इसमें होगा। सरकार ने कुछ बाद में कहा, बोला कि पाकिस्तान का हाथ था, ISI ने हथियार दिए, कुछ बात हुई वैसा तो कुछ नहीं सरकार नहीं ने बोला। बोला। हाँ, अच्छा, आपकी कहानी जो है उसमें एक ये भी किस्सा है कि जब गोलीबारी चल रही थी तो रेडियो ट्रांसमीटर लेके कुछ 3-4 लोग, मंजीत सिंह वहाँ थे। हाँ, मंजीत सिंह तरनतारनी थे जी, उनके पास पहुँचे और बोले कि उनका संपर्क ज़ियाउल हक से है, इस वक्त वो सुन रहे हैं, आप यहाँ से ऐलान कर दो कि खालिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को ये मौका हो जाएगा कि वो अंदर आ जाएंगे और पाकिस्तान हमला कर देगा तो आपकी मदद हो जाएगी। ये कौन थे, कहानी क्या है? और दूसरा ये भी मैं साथ में जोड़ दूं कि क्या वाकई सीरियसली कभी कोई बात, भले ही मैं ये नहीं कह रहा बैकअप था नहीं था, वो अब किसी को पता नहीं तो हम कौन है कहने वाले, लेकिन क्या वाकई कभी कोई ऐसी बात आपके जांच पड़ताल में निकली कभी कि पाकिस्तान से कभी कोई किस तरह का संपर्क रहा हो कि कभी कुछ ऐसा होगा तो सपोर्ट कीजिएगा? क्योंकि देखिए, एक मैं जोड़ दूं बात, बहुत सारे खालिस्तानी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। राइट, ओके। सो पहली बात तो मैं उस जो वो आप कह रहे हैं जो रेडियो वो लेकर आते हैं, तो मंजीत सिंह तरनतारनी कहते हैं कि लोंगोवाल और टोडा दोनों वहाँ थे, तो वो उनको कहते हैं कि आप ये बोल दीजिए। तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि ये मिसेस गांधी और सन जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बीच की बात है, ये वो डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने स्मार्टली ये बात उन पर डाल दी। अच्छा, कि खालिस्तान है या नहीं। क्योंकि मंजीत सिंह तरनतारनी जी का कहना है कि जो वो लोग थे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। अच्छा। मंजीत सिंह तरनतारनी ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो हमारी इंटरनल एजेंसियों के लोग थे और हमें शायद इसलिए कहने के लिए बोल रहे होंगे ताकि आपको जस्टिफाई भी तो करना है ना बाहर क्या हो रहा है। हो सकता है कि वो दूसरी साइड के लोग थे, हो सकता है कि हमारे अपने भेजे हुए लोग थे, ताकि हमें जस्टिफाई करना है कि इतना लार्ज स्केल वायलेंस जो है आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये क्यों हुआ है। मतलब आपने आर्मी भेजकर अपने ही लोगों पे अटैक करा है तो आपको जस्टिफाई भी करना है। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, स्टेट एक्टर बहुत पावरफुल होता है। अब जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान की बात आप सुनते हैं, ऑफ कोर्स सुनते हैं, बहुत लोग बोलते हैं और बहुत कहानियों में इसमें लाइक अगर आप जसमीत की कहानी पढ़ेंगे या कुलबीर की कहानी पढ़ेंगे, कुलबीर स्पेशली बार बार ये बात कहती हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी मूवमेंट को डैमेज करा है। वो इस बात को कहती हैं कि डैमेज करा है। और ये भी बात मतलब असंभव नहीं है कि आपको पता है कि एक इंटरनल रिफ्ट कहीं चल रहा है, राइट। किसी भी देश में इंटरनल रिफ्ट चल रहा है। जैसे आज मैं सुबह सुन रहा था, व्हाइट हाउस ने बोला कि ईरान इज स्पॉन्सरिंग ऑल द प्रोटेस्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बात असंभव नहीं है कि किसी देश में कोई इंटरनल रिफ्ट चल रहा है और दूसरा देश उसका फ़ायदा ना उठाए। ये इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, तो हो सकता है इस केस में भी उसकी पॉसिबिलिटी हो। जब आप अगर बोलेंगे कि मेरे इंटरव्यूज़ में किसी ने मुझे वन ऑन वन ऐसा बोला है, तो वो कुलबीर जी से जो बात हुई है उसके अलावा मुझे ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, ये जो हादसा हुआ, ये जो घटना थी, जो ऑपरेशन था, क्या
कुछ पता चला कुछ ऐसे लोग भी उसके बाद पाकिस्तान चले गए या कहीं चले गए और फिर वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हुए जिन्हें हम मानते हैं कि खालिस्तान बनाने के लिए कोशिशें चल रही हैं? ऐसी कोई घटना मिलती है क्या कि वहाँ से भी किसी का दिमाग पलटा हो या और कट्टर हुआ हो? आई वुड से कि ऐसे किसी भी इंसिडेंट के बाद में हम्म, आप अपनी आइडेंटिटी के क्लोज जरूर हो जाएंगे। वही इसलिए ऐसा मैं नहीं पूछ होगा रहा कि आप अपनी आइडेंटिटी के क्लोज नहीं होंगे। हूँ। बिल्कुल। इट्स वेरी सिंपल कि आपको पता है कि आपको एक दीवार की तरफ धकेला जा रहा है, तो आप पहला काम ही करेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से इंडोर्स करेंगे। हम्म, तो वो तो ऑफ कोर्स हुआ हम्म, कि लोग अपनी आइडेंटिटी के क्लोज हुए, लोग अपनी आइडेंटिटी के पास आए। और बहुत ऐसा भी है, बिल्कुल सबको पता और ऑन रिकॉर्ड है कि काफ़ी लोग हैं जो उस पार गए, हम्म, बहुत लोग गए हैं उस पार, कुछ फिर वहाँ से वापस भी आए और बहुत से वापस भी आए, कुछ बाहर जाकर ऑफ कोर्स जो आप कह रहे हैं खालिस्तान के लिए एडवोकेट करते हैं और अभी भी हो रहा है। ठीक है। आपने बताया फिर कि इसके बाद जेल में भी कुछ लोगों को रखा गया, है ना? उनमें कुछ बच्चे भी थे, लड़के थे, जिनका कोई सबूत तो था नहीं कि वो इसमें शामिल थे, बस वो पौंटा वहाँ साहब से थे, बच्चे आए थे। बस थे हाँ, वो वो तो बच्चे बस थे, वो थे। तो हाँ। ठीक है। इसके बाद क्या शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जो आपकी कहानी का मुख्य हिस्सा है? जब ये सब हो जाता है, किताब में भी मैंने लिखा है कि म्युनिसिपैलिटी स्वीपर्स जो एक अब सारी बात ना वहीं पर, जब हम बड़ी बात कर रहे हैं कि क्या हम खालिस्तान का नाम ले रहे हैं या हम बात करते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था नहीं था, ये सब बात की हो जाती हैं। और दूसरा ऐसे मैं ये भी बोलता हूँ कि आज भी जैसे देखो, आज भी हमारे पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसी बातें कर दी जाती हैं। तो एक जो बहुत सोचने वाली बात ये है कि माइनॉरिटी कुछ भी बोलती है ना, तो वो प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट सेम बात जब मेजॉरिटी करती है तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये बहुत सोचने की बात है, क्यों? अगर हम खालिस्तान है प्रॉब्लमैटिक है बोलते हैं, तो हमें उसी जुबान से बोलना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र भी प्रॉब्लमैटिक है। भारत एक सेक्युलर आज़ाद डेमोक्रेटिक देश है और ये सबका देश वो है। तो फैक्ट है। फैक्ट है, राइट? तो ये वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो बातें जो हैं, ये थोड़ी हमें बहुत खुल के बोलनी चाहिए कि अगर हम एक को कंडेम करते हैं, हमें दूसरे को भी कंडेम करना चाहिए। बेशक करना ही चाहिए, Right. इसमें क्या बात है। तो स्वीपर्स बताते हैं कि जब वो डेड बॉडीज वहाँ से उठा रहे थे, एक तो वो कह रहे हैं कि स्टेंच ऐसा था और सरोवर जो था, सरोवर बिल्कुल ऐसा था पीला लाल रंग का, कि और फ्लोर ऐसा मोज़ेक सा लग रहा था कि लाल है और खून है, पीला पीला कुछ पड़ा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि बॉडी कोई भी उठ नहीं रही थी, गर्मी थी ऑफ कोर्स, बॉडी उठ नहीं रही थी। तो जून, हाँ, जून का महीना था। तो फिर वो कहते हैं कि बहुत जगह पर उन्होंने दुपट्टे और पगड़ियों से वो बॉडीज़ उठाई और ट्रक्स में लोड करा। और जब ये सारी बॉडीज़ पहुंचती हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो पोस्टमार्टम, बहुत से पोस्टमार्टम और बहुत से ऑथर्स ने अपनी किताब में उसको डाला भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि जब इन लोगों के जब इनको लाया गया तो इनके हाथ बंधे हुए थे, दे आर डेड, राइट? अब अगर कोई बंदा आपसे कहीं हाथ बंधे हुए पीछे बंधे हुए थे आपके हाथ और ये आपके, आम लोग थे। अब दिस इज ए क्वेश्चन, नो, अब यही सवाल है कि अब आप बोल दें कि ये आम लोग नहीं थे जी, तो ये महिला बच्चे भी थे। ऑफ कोर्स होंगे। अच्छा, तो ठीक आप ये बोल रहे हैं कि ये बैटल फील्ड है ना, तो इधर सब जायज़ है। तो सवाल ये है कि फिर अगर जो लोग ला रहे हो पोस्टमार्टम के लिए, दे आर डेड पीपल, राइट? फिर उनके हाथ क्यों बंधे हुए थे? अगर देवर एक्चुअली गन फाइटिंग यू, तो उनके हाथ क्यों बंधे तो हुए सवाल तो तब भी उठे होंगे। उठे? तो जवाब आए? जवाब तो कहाँ आता है? जवाब तो कभी नहीं आते ना। और ये पोस्टमार्टम की ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। आप हरमिंदर कौर ब्लू स्टार ओवर अमृतसर पढ़ेंगे अगर, तो उसमें ये डिटेल्ड है, पूरा डिटेल्ड है कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स की बहुत बात की गई थी। और फिर उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि पंजाब का माहौल बदल गया और कुछ महीनों में दिल्ली में 1984 से कत्लेआम हो गया। जून के बाद जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर और अक्टूबर की वो आखिरी तारीख जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया जी। दो नाराज अंगरक्षक, उन्होंने इंदिरा गांधी को कत्ल किया। उसी शाम से इतने शहर जो मैं आपको बता रहा था, जिसका आपने जिक्र भी किया, आप यहाँ के पीड़ितों से मिले भी, जिनमें अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारन, पटियाला, फिरोजपुर, कपूरथला, संगरूर, होशियारपुर, कानपुर, दिल्ली, बोकारो, इनका तो बहुत हाँ, बोकारो, मतलब सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पंजाब की परिधि के बाहर देश के कितने ऐसे शहर थे जहाँ पर फिर उन सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो हम मौजूद भी नहीं थे। और मतलब इस
पूरे जो खालिस्तानी आंदोलन कहिए बाद में या फिर कुछ भी कहिए, वो कहीं थे ही नहीं, उस पूरे सिनेरियो में कहीं नहीं थे। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था आपकी किताब में और जगह भी, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कांग्रेस के वर्कर्स थे, नेता थे, बस वो सिख थे इसलिए उस लपेटे में आ गए। मतलब बोलते हुए भी लगता है कितनी खराब बात है कि घटना के दो पक्ष जिनका कोई लेना देना इतनी दूर नहीं था, वो मतलब उसमें लोग थे ही नहीं कहीं। मैं जब कई किताबें पढ़ता हूँ तो इस बात को देख के नाराज़गी होती है कि भीड़ कुछ नहीं देखती फिर, कि जिन्होंने मारा वो कौन, दो लोग, जिन्होंने वहाँ किया अमृतसर में वो कौन, बस फिर एक दौर चला पागलपन का। इन सब शहरों में आप गए, पीड़ितों से जी। मिले, इनमें कुछ ऐसे थे जो उस वक्त स्वर्ण मंदिर में थे और कुछ ऐसे भी जो बाद में 84 के दंगों में जिन्होंने अपनों को खोया। जी, आप चाहेंगे बताना कुछ ऐसी कहानियां जो आप चाहते हैं बताना? कहानियाँ तो बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 1984 सिख कत्लेआम की जब हम बात करते हैं तो आप एक पैटर्न देखते हैं, किलिंग का पैटर्न है। और मैं ये बात हर जगह बोल रहा हूँ कि हम बोलते हैं कि अचानक हो गया, अचानक हो गया। दो बातें समझने वाली होती हैं कि कोई भी नरसंहार या कत्लेआम जो होता है ये अचानक नहीं होता। और जब आप स्पेशली, और इसका जवाब इसका पैटर्न भी देता है कि सिख आदमियों को, लड़कों को घरों से निकाला गया, उन पर तेल छिड़का गया, कहीं पर गोलियां भी चली और उसके बाद उनको जला दिया गया, राइट। और ये पैटर्न पूरे दिल्ली में चला, सेम पैटर्न पूरे दिल्ली में चलता है। उसी समय में दिल्ली में श्रीमती गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी भी चल रही है और आपके उसी शहर में वीवीआईपी आ रहे हैं। तो और ये वो नेहरू का शहर है जहाँ पर आप मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करने की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। जहाँ पर ये सब शुरुआत हो चुकी है, 47 से 84 तक मॉडर्न इंडिया बनाने की शुरुआत हो चुकी है। उसी मॉडर्न इंडिया में दो इंडिया हैं, जहाँ पर एक कत्लेआम चल रहा है और एक वीआईपी दिल्ली में। जो आपकी बात कहते कहते मुझे एम के रैना साहब याद आए, फिर मैं बताऊंगा, उनसे भी अभी पॉडकास्ट कर रहे थे। वो उन लोगों में शामिल थे जब 84 के ये दंगे चल रहे थे, उसमें वो उन लोगों में थे जिन्होंने किसी तरह से जो सिख मिले उनको राहत पहुंचाई, रात दिन कंबल इकट्ठे करना, ये वो, क्योंकि सर्दियां आ गई थी, नवंबर था सामने। और वो बताते बताते बड़े भावुक हुए। उन्होंने किताब भी लिखी है, उनकी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, और वो पढ़ के और दिमाग एकदम सन्न रह जाता है, क्योंकि दिल्ली में बैठे उन सिख परिवारों को इस बात का कोई आइडिया नहीं रहा होगा कि जो 5 महीने पहले अमृतसर में हुआ, 4-5 महीने पहले, और जो उनके घरों से कुछ किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी के साथ हुआ, उनके घर तक इतनी जल्दी पहुंचेगा, उसी शाम उसी रात। और फिर वो भी अपने घरों से इसी तरह से कई महीने दूर रहे, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की तो हम बात ही नहीं करते। त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी, कई इलाके ऐसे, बहुत इलाके हैं जहाँ ज़्यादा हुआ। और जो सबसे बड़ा मुद्दा, आई थिंक 2-3 बातें और हैं दंगों में, जो सॉरी मैसेकर, ये नरसंहार में, कि एक तो पैटर्न कि जिस तरह मारे गए, दूसरा औरतों के साथ क्या हुआ, तीसरा आपने कितने बच्चों ने इसके बाद स्कूल छोड़ दिया और वो वापस स्कूल नहीं पहुंचे, उसकी कभी बात नहीं हुई। और क्या ये 10 दिन के अलावा आपने सोचा कि ये साइकिल कैसा है ट्रॉमा का, उस पर कभी बात नहीं होती। आज 40 साल हो गए, अगर आज भी आप दर्शन कौर जी के पास जाएंगे, वो 2-3 मिनट बात करती हैं, चौथे मिनट में वो रोती हैं, क्योंकि वायलेंस का जो ट्रॉमा है उनके लिए वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। आपको इंसाफ भी नहीं मिला है, आपको एक कांस्टेंट आपको फाइट लड़नी पड़ रही है उसके लिए, और आपकी लाइफ जो है पूरी अपरूट हो चुकी है। एक जगह से आपको खड़ दिया गया, आपको दूसरी जगह आना है। इनमें से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हु वर द प्राउड न्यू होम ओनर्स। दैट इज़ वाई वो बहुत लोग, मैंने इस किताब में भी लिखा है कि जब एक बाहर से आती हैं लेडी, वो अपने ब्रदर को बोलती हैं कि बाहर ऐसे कत्लेआम शुरू हो गया, और वो कह रहा है कि तुम क्या बोल रही हो, हम पक्के कांग्रेस सपोर्टर हैं, अच्छा, हमारे साथ ऐसा हमारे क्यों? साथ नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा हम तो कुछ खुद ही नहीं। दुखी, इंदिरा के साथ ही हुआ। तो ऐसे बहुत लोग थे, मगर उस समय आपकी आइडेंटिटी थी जो आप पर भारी पड़ गई। और उसी समय दिल्ली में एक चीज़ और जो आपको देखने को मिली, वो ये थी कि बहुत से हिंदू और मुसलमान परिवारों ने अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को बचाया। बहुत परिवारों ने, हाँ बहुत। और ये भी बात है दूसरी जो आई थिंक हमें समझने वाली, कि मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ कि वैसे दुनिया में सभी लोग वैसे ही होते हैं, मगर मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी जब आप देखोगे तो वी आर नॉट वायलेंट पीपल।
हम लोगों का कल्चर, हम लोगों के रूट्स, इतनी चीज़ें सिमिलर हैं कि हमारे लिए लड़ना और लंबे समय तक लड़ना बहुत लंबे मुश्किल समय है, तक तो पॉसिबल नहीं है। और हमने हमेशा ऐसी उस थियरी को रिजेक्ट किया है जो वायलेंट है और जो तनाव पैदा करती है। तो वो अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से तो बहुत लोगों ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की, मगर जब एक ऑर्केस्ट्रेटेड नरसंहार चल रहा है और उसमें बहुत लोग हैं, उसमें रूमर्स भी हैं, उसमें रूमर्स ये भी आए कि सिखों ने दिल्ली के पानी को पॉइजन कर दिया है, या पंजाब से जो ट्रेनें आ रही हैं उनमें लाशें ही लाशें हैं। तो ये रूमर्स भी लोगों को भड़काया गया है। तो आई थिंक वो जब पूरी स्टेट मशीनरी लग जाती है किसी चीज़ के पीछे, तो उसका परिणाम हमने देखा क्या हुआ, और आज 40 साल हो गए हैं इस बात को। आपने निरप्रीत कौर का जिक्र किया, राजनगर, ये कहाँ है? पालम एक्सटेंशन। पालम में। इनकी कहानी क्या थी? निरप्रीत, इनके फादर एक फ्लरिशिंग बिजनेसमैन थे और काफ़ी खुश थे अपने घर में ये लोग। और वो बताती हैं कि दंगे, ये जब कत्लेआम शुरू हुआ तो उनके फादर घर वापस आए, काफ़ी चिंतित थे कि क्या होगा। कुछ गाड़ियाँ उनकी बाहर गई हुई थी, कुछ गाड़ियाँ दिल्ली में थी। तो वो अपने मित्र से बात कर रहे थे, पर दूसरे दिन शाम को कुछ लोग जो जिनको ये जानते थे वो इनके पास आए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, हम इसको जानते हैं, उसको जानते हैं, आप सुरक्षित हैं यहाँ पर। मगर उसके बाद दूसरे दिन पहले गुरुद्वारे पे अटैक होता है, उसके बाद निरप्रीत के फादर पर अटैक होता है और निरप्रीत ने अपने फादर को अपने सामने जलते देखा है। और फिर क्या हुआ, निरप्रीत कहती हैं कि ये तो हुआ कि चलो हमारे फादर को जलते देखा। उसके बाद क्योंकि निरप्रीत और उनकी मदर बहुत एक्टिवली जस्टिस के लिए लड़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उनकी आवाज़ आगे तक पहुंचे, तो उनका दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया। उनको दिल्ली छोड़ना पड़ा, दिल्ली छोड़ के पंजाब गए। फिर उनकी मदर कुछ देर के बाद वापस आ गए, कुछ ही महीनों में, और निरप्रीत ने वहीं दाखिला ले लिया अपने कॉलेज के लिए। और कॉलेज में निरप्रीत कहती हैं कि मैं सो नहीं पाती थी, कि मेरे दिमाग में वो एक इमेज जो घूम रही है कि मैंने देखा और मैं अपने फादर को बचा नहीं सकी। तो और फिर कहती हैं कि जब जो लोग मेरे फादर की डेथ के लिए ज़िम्मेदार थे उनको पार्टी टिकटें दे देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसके बाद में वो कहती हैं कि फिर मेरा जो आपा था वो मुझे लग रहा था कि मैंने तो बदला लेना है, कि जो मेरे फादर के साथ हुआ है ऐसे बदला नहीं मिलेगा। तो कुछ ही समय में आप देखिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ रही थी लड़की, वो पंजाब जाती है, कॉलेज में एडमिशन लेती है, क्योंकि ऐसा सब हुआ है। और उसके लिए कुछ ही महीनों में वो लड़की बंदूक उठा लेती है। और जब मैं इन औरतों से आज भी पूछता हूँ कि आप रिग्रेट करती हैं अपनी कोई भी जो उस दिन आपके साथ हुआ है, तो ये कहती हैं नहीं। या मतलब ये जो आपने जो बंदूकें उठाई, जिन्होंने भी उठाई, कि आप रिग्रेट करती हैं इस बात को? तो वो उनमें से कहती हैं, किसी भी औरत ने ये नहीं कहा कि वो रिग्रेट करती हैं। वो कहती हैं कि ये उस समय की ज़रूरत थी, जिस तरह जवान बच्चे पंजाब में मारे जा रहे थे बैक टू बैक। तो वो कहती हैं कि हमें लगता था कि बंदूक उठाना ज़्यादा लिबरेटिंग है। फिर क्या हुआ बंदूक उठा के? ऑफ कोर्स, आई मीन दैट्स अनदर सब्जेक्ट कि हुआ क्या। मगर बुक का जो आइडिया है वो कत्ल का जवाब कत्ल, और कत्ल का जवाब कत्ल, और कत्ल का जवाब कत्ल। वही मैंने आपको कहा ना कि जब एक जनरेशन एंग्री होता है, या कहीं पर भी आप देखते हैं दैट योर पॉपुलेस इज एंग्री, तो सरकार का जवाब कभी रिस्पॉन्स मैच्योर नहीं होता। और वो जो मैच्योर जवाब नहीं होता तो वो आपकी पूरी जनरेशन को एलिनेट कर देता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके आसपास की जो घटनाएं हैं बहुत एमेच्योरली उन पर काम किया गया। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल अपरिपक्वता थी, फैसले ठीक से नहीं लिए गए, बिल्कुल सलाह ठीक नहीं मिली, और जो ऑपरेशन हुआ भी वो भी उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर आप कर भी रहे थे उसे, मैं तो ऑपरेशन के खिलाफ हूँ। हाँ, मुझे लगता है आज कि तो उस पर इतनी किताब, इतने सवाल, इतनी बहस है, ऑब्वियसली सबका अपना नजरिया है। आई मीन एज अ सिख, मेरे लिए आई थिंक अकाल तख्त इज द टेम्परल सीट ऑफ सिख्स, इज द हाईएस्ट थिंग, इज अ हाईएस्ट प्लेस फॉर एनी सिख। तो मेरे लिए तो ये सोचना ही बड़ा अलग है। और मुझे लगता है कि, और खाली यहाँ पर नहीं, मुझे लगता है दुनिया में किसी भी रिलीजियस प्लेस पर, और जब अटैक हो और वो अटैक आपको पता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स ऑफ इट कि वो अटैक क्यों हो रहा है। हालांकि मैं आपसे एक बात कहूँ सनम, आपका एक नज़रिया है ना, बहुत सारे लोगों का है कि इसके अलावा साहब चारा ही नहीं बचा था। मैं देखता हूँ कुछ दशकों पहले मक्का में आतंकवादी घुसे, हजरत बल में घुसे हमारे मुल्क में, फिर हम यही स्वर्ण मंदिर में देखते हैं,
ये तो ठीक है कि हम उसके बाद बहुत सारी बातें करते हैं कि ऐसा होता वैसा होता, जल्दी में लिया गया या कई बार बेवकूफ़ी में ही फैसला ले लिया, बात करते हैं जो भी। लेकिन अक्सर मैं यही देखता हूँ कि बहुत कम जगहों पर बातचीत करके मामले का हल हुआ है। शायद आप सही ही हों कि उस वक्त सरकार इस मुगालते में रहती हैं कि हम बल प्रदर्शन से कर लेंगे, हम घुस के समाप्त कर देंगे। शायद ये भी सही हो या नहीं भी हो, पर एक चीज़ देखने को हमेशा मिली कि जब भी ऐसी घटनाएं हुई, इसके बाद जो लोग उस घटना के आसपास थे, जो प्रभावित हुए, वो थोड़ा और ज़्यादा कट्टर हो गए। मगर थैंकफुली बहुसंख्या में नहीं हुए, क्योंकि पंजाब आज इतना शांत है। मतलब अब मैं जब किताबें पढ़ता हूँ, मैंने तो वो दौर देखा नहीं, तो जब मैं पढ़ता हूँ किताबें तो लिखता है कि क्या कश्मीर जला है जो पंजाब जला था किसी वक्त, और अब जो पंजाब हम देखते हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वो किसी ने बाहर से नहीं किया, वो वहीं के लोगों ने किया। आज वहाँ हिंदू भी उतने ही सुरक्षित है जितने वहाँ सिख सुरक्षित है। और सबसे मतलब पर्यटन के क्षेत्र में आप देख लीजिए, वहाँ खूब लोग आराम से जाते हैं। किसी को कभी नहीं लगता कि आज से 30-40 साल पहले इसी पंजाब में क्या क्या घटा है। तो ये वहाँ के रहने वाले लोगों की जिजीविषा, हिम्मत, मैं कहूँ देशभक्ति भी मान लीजिए उसमें, या अमन चैन से रहने की इच्छा, वो जो साझी संस्कृति जो आप अभी कह रहे थे, आप लंबे समय तक नहीं लड़ सकते जब आपको पता हो कि आप एक वक्त क्या हमेशा से ही एक जैसे रहे हैं। राइट। एंड आई ऑल्सो वांट टू ब्रिंग अनदर फैक्ट। आप दरबार साहब गए हैं कभी? मेरा जाना हुआ नहीं अभी तक। आप जाएंगे ना तो आप देखिएगा कि, और मेरी ये बहुत इच्छा है। और ये बात मैं इसलिए भी बहुत बार करता हूँ कि जब आप वहाँ जाएंगे, आप जैसे वो हेरिटेज वॉक में जाएंगे तो एक बहुत पुराना आपको राधा कृष्ण का मंदिर दिखेगा। वो बिल्कुल हेरिटेज वॉक में है, और वहाँ पर बिल्कुल ऊंचे ऊंचे भजन चल रहे होते हैं। आप उसके आगे जाएंगे, बिल्कुल जहाँ ये दरबार साहब का एंट्री शुरू होता है उसके पास में सामने की तरफ में बाहर जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आपको शनि मंदिर दिखेगा। आप बैक साइड पर जाएंगे तो आपको उसी कंपाउंड के पीछे माता वैष्णो देवी का मंदिर दिखेगा। और ये सारे मंदिर फंक्शनिंग हैं प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। अब अगर तो कोई इसको कम्युनलाइज करना चाहे ना कि भाई ये तो जो उधर हो रहा था ये सिख सारे खिलाफ थे हिंदुओं के, आई वुड से इट इज़ अ फॉल्स नैरेटिव। इट इज़ अ फॉल्स नैरेटिव, क्योंकि अगर आप खिलाफ होते तो ये तो तब से चल रहा है ना। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वी आर नॉट दैट पीपल, हम को एग्जिस्ट करते हैं। मगर स्टेट को कोई, और स्टेट व्हेन आई से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, उनको जस्टिफाई करनी होती हैं चीज़ें। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तब जी, सिख थे, पंजाब से आते थे। आप उनकी बेटी से मिले, डॉक्टर गुरदीप कौर, चंडीगढ़ में, जी, है ना। मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उनके सचिव थे, उनसे हमारा पॉडकास्ट हुआ, उन्होंने बताई उस वक्त की घटना। आपको क्या कहा गुरदीप ने, क्या हुआ था तब? उन्होंने यही कहा कि मेरे फादर रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका ना फ़ोन किसी को दिया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर को, हाँ, ना उनसे कोई बात कर रहा था, और ही वॉज हेल्पलेस। पर ये उन्होंने कहा है उसके बारे में, 1984 सिख कत्लेआम के बारे में। और ऑपरेशन ब्लू स्टार का मैंने बहुत जगह पढ़ा कि उन्होंने ये कहा कि उनको मालूम ही नहीं था, ही वॉज नॉट इन द लूप, कि हुआ क्या है। यही हमने पढ़ा। हाँ, तो ये उनसे सलाह लेनी गई। हाँ, यही वो बात वो भी करती हैं कि इससे कि मेरे फादर को कुछ मालूम नहीं था, ही वॉज अनअवेयर ऑफ इट। तो मैंने जब आपको ये बात बोली ना कि गोल्डन टेम्पल के आगे भी और थोड़ी आगे जाएंगे तो आप एक मस्जिद भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये तो कोएग्जिस्ट करता है। तो ये इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है कि, और क्योंकि पता क्या है, इल्ज़ाम लगाना इज़ द ईजीएस्ट थिंग, सबसे आसान काम है। मैं आपको बोल दूंगा आप बुरे इंसान नहीं, आपके तो एक ही लाइन के नहीं, आप बुरे इंसान हो, उसके बाद सबूत तो हमें देना है। हाँ, सबूत तो मुझे देना है, मानो मत मानो। हाँ, मानो मत मानो। वो है जस्टिस राजेंद्र सच्चर से भी आपकी मुलाकात हुई इस मामले में? जी, उनसे बात हुई थी जब हमारा पहला रिपोर्ट आया था 2016 में। तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि उन्होंने भी पॉलिटिकल लीडर्स को रीच आउट करने की कोशिश की, या दिल्ली में क्या माहौल था वो सारी बात। उस वक्त तो दिल्ली में ही थे। हाँ, और काफ़ी लोगों ने, जैसे सीमा मुस्तफ़ा ने बताया कि वो स्टेशन पर थी। हरमिंदर कौर जो भोगल में रहती हैं, जो खुद एक जर्नलिस्ट थी और पंजाब बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर चुकी थी, उन्होंने बताया कि कैसे घर से बाहर निकलना मुश्किल था। उनके अफ़गान नेबर्स थे जहाँ, और पड़ोसी थे जिन्होंने उनकी मदद करी। वहाँ पर
पर उस समय में। और इसी तरह मतलब काफ़ी लोग थे जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और वो यही बताते हैं कि ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड लगता है, ये ऐसा नहीं है। जैसे अभी एक और बात है जो कि बहुत कम जिक्र होता है जिस बात का, मैंने किताब में लिखा है कि बहुत लोगों जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कॉन्स्टेंटली बोला वाइट पाउडर वाइट पाउडर वाइट पाउडर। अभी आज सुबह भी मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, मैंने कहा आप पॉडकास्ट करते हैं, आप किसी दिन किसी साइंटिस्ट को भी बुलाइए, उसको पूछिए कि ऐसा कौन सा सफ़ेद पाउडर होता है जो हवा के साथ मिलता है और उसको आग लग जाती है। ऐसा कोई पाउडर तो होगा, मुझे मालूम नहीं है कौन सा पाउडर है वो, तो वो वाइट पाउडर कहा जाता है उसको। तो वो बहुत लोगों ने बोला दिल्ली में कि उन्होंने देखा कि कई बार जलाने के लिए वो वाइट पाउडर फेंका गया उनके ऊपर। अब ये सारी चीज़ें इतनी मात्राओं में मिलनी, और मैं अगर आपको बोलूँगा कि मेरा इस बुक को लिखने का या ये सारी बातें करने का ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है कि किसी एक पार्टी को या किसी के बारे में कुछ कहने का। मेरा अटेम्प्ट ये है, 2 अटेम्प्ट्स हैं एक्चुअली। वन इज़ कि कि औरतों का इतिहास दुनिया में कहीं पर भी एकदम से इरेज कर दिया जाता है। आदमी जंग की शुरुआत करते हैं, 2 आदमी हाथ में लाते हैं, सेटल हो जाती है बात, पर आप औरतों का जो इतिहास है उसको खा जाते हैं, अब खा जाते हैं उसको पूरे तरीके से। तो एक तो उनके बारे में लिखने की कोशिश की है कि इतिहास में उनकी क्या जगह, उन्होंने क्या किया है, और उनकी ज़ुबानी वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। और दूसरा अटेम्प्ट ये है कि हम सबको ये बात सीखनी पड़ेगी कि हमारे पास कोएग्जिस्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आपको मैं पसंद हूं या नापसंद हूं, हमें रहना तो एक ही साथ है, तो हमें ये बात को मानना पड़ेगा। और दूसरा जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम 84 की बात करते हैं तो ये जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा तो आप तब तक क्लोजर की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। इसका क्लोजर, और आखिरी सवाल है मेरा इस पॉडकास्ट में, इसका क्लोजर, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जितना मैंने बहुत सीमित पढ़ा है, देखा है ना, मैं कितना भी कर लूँ फिर भी सब कुछ तो नहीं पढ़ा इस मामले में। तो मुझे समझ में आता है कि शायद अभी भी क्लोजर तो नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अभी भी असंतुष्ट हैं, बहुत सारे लोग इस आस में हैं कि उनके साथ कभी इंसाफ होगा, और बहुत सारे लोग तो अभी भी तंज खाते हैं इस बात का कि तुम्हें मुआवजा मिल तो गया था। शायद आपने बात भी लिखी कहीं। बहुत अफसोस की बात है कि, और हमारे देश में नहीं, हर जगह, फिर वही बोलूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं, हम एकदम से बोल देते हैं कि हमने कॉम्पनसेशन दे दिया है। मुझे इस शब्द से नफरत है, क्योंकि कॉम्पनसेशन, आप लॉस ऑफ लाइफ का कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉम्पनसेशन कैसे कर सकते हैं? हो सकता है दर्शन कौर का पति जिंदा रहता तो दर्शन कौर का पति भारत का प्रधानमंत्री बन जाता, या उसका बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन जाता। आपने लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी को कॉम्पनसेट कैसे किया है? तो सबसे बड़ी बात है कि जब एक तो पहला स्टेप आता है, मुझे लगता है जब हम क्लोजर की बात करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट, कि इसका एक्नॉलेजमेंट कैसे हो कि हाँ हम शर्मिंदा हैं, ये हुआ है और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट यू लुक फॉर। कौन माफी मांगे? ये तो देखो, अब कौन जिम्मेदार? अब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने कोमागाटो मारू के लिए कितने सालों, 100-150 साल के बाद माफी मांगी, तो ये तो देश की सरकारों का काम वाला के लिए भी नहीं मांगी गई कभी, उन्होंने नहीं मांगी, जो आज कहीं नहीं है, पतन की तरफ ही है मोटा माटी देखा जाए तो। राइट। मगर हम अपनी ही सरकार में, अपने ही देश में, अपने ही लोगों से किन से माफी सीख कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो पीड़ित हैं किस से? आप तो मिले हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, वो भी एक ही बात करते हैं कि वो सरकार से उम्मीद करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत बार ना कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी ने अपोलोजाइज़ किया जब बात हो रही थी, और मैंने उस पर लिखा भी है काफ़ी कि वो माफ़ी जो थी वो नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा था, एक असर्शन आता है जहाँ पर बोला जाता है कि येस जो माफ़ी मांगी जाती है, दैट इज़ नॉट एन अपॉलजी। अपॉलजी नेवर केम लाइक दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज अपॉलोजाइजिंग फॉर दिस, राइट? दैट हैजंट कम थ्रू। सेकेंड, व्हेन आई से कॉम्पनसेशन काम नहीं करता, तो मेरा मतलब ये है कहने का कि दंगों में या किसी भी कत्लेआम में, और दंगे कहीं पर भी हुए हों और यहाँ कोई भी कत्लेआम हो, एक पीढ़ी इफेक्ट नहीं होती है, 3 पीढ़ी इफेक्ट होती है। पहली पीढ़ी वो होती है जो सर्वाइवर है, जहाँ मारी गई है, और दूसरी अगर मैं बात करूं जैसे इसमें दर्शन कौर हैं, तो वो सर्वाइवर थी जो आज तक लड़ रही हैं। और दर्शन क्योंकि पहले कभी काम नहीं करा था, वर्कफोर्स में आ गई और बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी उसके लिए भी, तो उसकी वजह से इमीडिएट इफेक्ट हुए उनके बच्चे, क्योंकि जब वो स्कूल जाते थे तो उनको चढ़ाया जाता था, कोई उन्हें सीख कबाब कह रहा है, कोई उन्हें कुछ कह रहा है, तो उस वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हो गया,
तो वो पीढ़ी कुछ नहीं कर पाई, और एक ट्रॉमा है, साइकिल ऑफ ट्रॉमा जो साथ में चल रहा है। अब वही तीसरी पीढ़ी है जो कि बकायदा शब्द बाय शब्द जानती है कि क्या हुआ है, और एक फियर ऑफ बैकलैश उनको भी है। तो 3 पीढ़ियां जहां सफर कर रही हैं, वहां पर आप बोलेंगे कि हमने पैसे दे दिए और सब हो गया है, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। आपने रेपरेशन की बात नहीं करी, आपने ये नहीं कहा दैट हाउ टू रीबिल्ड देयर लाइफ्स, आपने रिकंसिलिएशन की बात नहीं करी। और रिकंसिलिएशन आप जैसे, मुझ जैसे या बाकी लोगों को नहीं करना है। रिकंसिलिएशन आपको इनसे पूछना है कि आप कैसे, रिकंसिलिएशन के आपके लिए क्या मतलब है। और मैं ये भी बता दूं, इनमें से कोई ऐसा नहीं कि ये क्या चाहते हैं कि भाई हमें भूल जाना है या माफ़ करना है। वो कहते हैं नहीं हो सकता है, पर वो क्या चाहते हैं, वो एक क्लोजर चाहते हैं। और आई थिंक एक्नॉलेजमेंट एंड रिकंसिलिएशन शायद उस क्लोजर की शुरुआत होगी। और वही किताब का मतलब भी है कि हम सीख लें कि जो गलतियाँ 1984 में, उससे पहले या उसके बाद किसी भी तरह हुई हैं, ऐसे हालातों में, कम्युनल वायलेंस में, वो ना हो, एंड वी टेक अ लर्निंग टू मूव अहेड, ताकि ऐसी सिचुएशंस, चीज़ें देश में कभी दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सनम सुतेरथ वज़ीर। आप एडवोकेट हैं और आपने किताब लिखी, पहली किताब, और आपकी दूसरी किताब भी आ रही है। और दूसरी किताब उन परिवारों के बारे में आपने बताया है जो कॉन्फ्लिक्ट में बिखर गए, और फिर वही बात कि वो ट्रॉमा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि द कोर्स ऑफ 1984 इन महिलाओं के परिवारों में ट्रांसफ़र हो रहा है अब भी, और वो चाहते हैं क्लोजर। इस किताब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। द कोर्स ऑफ 1984 हार्पर कॉलिंस से आई किताब है, 399 इसकी कीमत। पढ़ी जानी चाहिए इसलिए भी क्योंकि इसमें ऐसी कहानियां हैं जो शायद आपने सुनी नहीं हैं, और वो कहानी आ रही हैं ऐसे लोगों के हवाले से जिन्हें हमने बहुत सालों से हाशिए पर रखा है और अभी भी हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में पीड़ित महिलाएं, और उसके बाद 84 का जो नरसंहार हुआ उसमें पीड़ित महिलाएं। पढ़ी जानी चाहिए, पढ़िएगा ज़रूर। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। इतने धैर्य से हमें सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक काम आपको भी करना है, आप अगर ये पॉडकास्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे भरोसा है कि अगर आपने देखा है तो आपके पास कहने को ज़रूर कुछ होगा। बहुत शुक्रिया।